हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व की माला में एक और मोती पिरोने के लिए, जिसका नाम है भारत के महान शिक्षाविद। पाठ 25 आज हम करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जानेंगे हम इस पाठ की व्याख्या। पाठ शुरू करने से पहले जानना चाहती हूँ कि कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से हमारी और आपकी बात नहीं हुई है, तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, पाठ समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और इन पाठों से आप क्या प्रेरणा ले रहे हैं वो भी एक छोटी छोटी लाइन में मुझे ज़रूर बताएं। और छोटी लाइन अगर आप हिंदी में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में बता दें, और वो भी नहीं कर सकते तो सिंगल एक वर्ड में बता दें, लेकिन बताएं ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं ये पाठ सारे आपको। ठीक है, और इन पाठों के साथ साथ ये बताइए कि इन पाठों से प्रेरणा क्या ले रहे हैं। ठीक है, महान व्यक्तित्व बनने का इरादा है या नहीं, उन सब के बारे में ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महान शिक्षाविद। शिक्षाविद कौन थे? वो लोग जिन्होंने आपके शिक्षकों को भी शिक्षा कैसे देना है वो सिखाया है, यानी मैं और मेरे गुरु के गुरु को भी जिन्होंने शिक्षा देने की जो परंपरा है वो सिखाई है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दो महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके बारे में आप जरूर कहेंगे कि मैम ये नाम तो हमने सुना है। जी हाँ, बिल्कुल सुना है, क्योंकि आपने अपनी मंजरी पुस्तक में इनका एक पाठ पढ़ा है। ठीक है, और दूसरे हैं सर सैयद अहमद खां, इनके बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से भारत के इन महान शिक्षाविद के बारे में। क्या विचार हैं इनके शिक्षा को लेकर, कैसी शिक्षा के बारे में इन्होंने बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लीजिए, मेरे इस तरफ ये फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। और उस तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं सर सैयद अहमद खां। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इनके चित्रों को, इनकी फ़ोटोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि अब हमारे पास यही एक निशानी है इनकी, और इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपकी जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसमें इनके फ़ोटो दिखाकर भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये किसका फ़ोटो है। तो आपको चेहरों से परिचय इनका लेना आना चाहिए। शुरू करते हैं अपना पाठ। व्याख्या। हमारे देश में, हमारा देश यानी कि भारत में समय समय पर अनेक विद्वान पैदा होते रहे हैं। इन विद्वानों ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनेक कार्य किए हैं। अभी तक हमने जितने भी महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, हमने देखा कि उन्होंने उन हर एक क्षेत्र को छुआ है जहां पर किसी की नज़र नहीं गई। किसी ने छुआछूत के बारे में काम किया, किसी ने अंधविश्वास के बारे में, किसी ने शिक्षा के बारे में, किसी ने स्त्री शिक्षा के बारे में, किसी ने बाल विवाह, किसी ने विधवा विवाह, किसी ने मानवीकरण के बारे में किया है, किसी ने मानवता के लिए काम किया है, किसी ने देश के लिए कार्य किया है, और ये सारी चीज़ों के साथ साथ किसी ने समाज सेवा यानी सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया है। तो हमेशा पृथ्वी पर ईश्वर ने ये पृथ्वी तो बना दी, इसके बाद देवदूत की तरह ऐसे लोगों को वो भेजते रहे, जिन्होंने जाकर इन सारे क्षेत्रों पर, जिन पर हम आम लोगों की नज़र नहीं जाती थी, उन क्षेत्रों को चुना, ढूंढा और उसके विकास के कार्य करे। तब जाकर आज मैं और आप एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर ये सारी बातचीत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो विद्वानों ने हर एक क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। अब इस बात से तो स्पष्ट हो गया आपको। सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक मनीषियों ने, मनीषी यानी बेहद विद्वान लोग जो होते हैं, मनीषियों ने अमूल्य योगदान दिया है। भाई अमूल्य योगदान क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके योगदान की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। कि आप राजा राम मोहन राय और पंडित मदन मोहन मालवीय की तुलना कर लीजिए या अन्य किसी की तुलना कर लीजिए, तो भाई आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का जो कार्य है वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट है, यानी कि स्पेशल है, तो आप उसको कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। हर एक का योगदान महान है। ऐसे ही शिक्षाविदों में पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा सर सैयद अहमद खां का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। क्यों लिया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में तो काफ़ी सारी जानकारी ऑलरेडी आप लोगों को है, क्योंकि हम अपनी मंजरी पुस्तक में अंतिम पाठों में इनके बारे में काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपके लिए और आसान। तो चलिए एक बार रिवीजन की तरह इस पाठ को फिर से पढ़ लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता बृजनाथ मालवीय ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला
में कराई थी। कितना सुंदर सा नाम है ना, धर्म ज्ञानोपदेश। अगर हम इसका थोड़ा सा इस शब्द को तोड़ कर समझें तो धर्म ज्ञान का जहाँ उपदेश मिलता है उस जगह को वहाँ की पाठशाला कहा गया है, और वहाँ पर ये शिक्षा अध्ययन के लिए जाया करते थे। इसके बाद इन्होंने विद्या धर्म प्रवर्धनी में प्रवेश दिलाया गया। बाप रे, कितने सुंदर सुंदर नाम है। विद्या धर्म प्रवर्धनी यानी विद्या और धर्म को, विद्या को धर्म समझना और उस धर्म को बढ़ाने वाले संस्थान में इन्हें प्रवेश दिलाया गया। मदन मोहन अत्यंत मेधावी छात्र थे, अतः इन्हें शिक्षकों का भरपूर स्नेह मिलता था। शिक्षक कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए उनका हर बच्चा बराबर है। जैसे माता पिता के लिए उनकी संतान में वो तुलना नहीं कर सकते कि तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें कम करते हैं, वैसे ही शिक्षकों का है। लेकिन कुछ ऐसे छात्र जो कि शिक्षा के लिए बहुत जागरूक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनसे एक अजीब स्नेह बंधन हो जाता है, क्योंकि शिक्षकों का काम पढ़ाना है और कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करना चाहता है, तो एक अजीब सा बॉन्ड जिसे हम कहते हैं ना, वो उसके बीच में स्थापित हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए अक्सर ये लाइन कही जाती है कि शिक्षकों का विशेष स्नेह था उस पर। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि आपके शिक्षक आपको कम प्यार करते हैं, बल्कि आप जितने ज़्यादा जिज्ञासु होंगे आपकी जिज्ञासा उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो जिज्ञासा को दूर करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि शिक्षकों का भरपूर स्नेह उन्हें मिलता था। इसी विद्यालय के शिक्षक देवकी नंदन जी मालवीय जी के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी उनके एक शिक्षक थे जिनका नाम देवकी नंदन था, उनका विशेष योगदान रहा इनके व्यक्तित्व को निखारने में। सभी शिक्षक एक बच्चे का व्यक्तित्व निखारते हैं, उसका सर्वांगीण विकास करते हैं, लेकिन किसी किसी टीचर की स्पेशल कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाती है, कोई ना कोई आपका भी बड़ा फेवरेट टीचर रहा होगा स्कूल में। तो ऐसे ही जो देवकी नंदन जी हैं, उनका बहुत विशेष योगदान था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व को निखारने में। इन्हीं की प्रेरणा से वे कुशल वक्ता बने। वक्ता यानी बोलने वाला, बहुत प्रभावी बोलने वाला, जो जब बोलना शुरू करे तो हर व्यक्ति सोचे कि बस ये बोलते रहे और हम सुनते रहे, तो उसे कहते हैं कुशल वक्ता यानी स्पीकर। मालवीय जी के घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। ये बात, ये लाइन हमने ज़्यादातर प्रेरक व्यक्तित्व जो हमने पढ़े हैं ज़्यादातर पढ़ी है। हर कोई लेकिन संघर्षों के बाद ही निखरता है, जैसे सोना तपकर निखरता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, ज़्यादा लोग कमाने वाले नहीं थे, पैसा धेला बस ज़रूरत के हिसाब का ही था। ठीक है, इनके पिता बड़ी कठिनाई से इन्हें स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जिसे आप समझते हो तक की शिक्षा दिला पाए। घर की दशा को देखते हुए मालवीय जी ने सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करना आरंभ कर दिया। भाई, जो पढ़ने में इतना रुचि रखता हो तो पढ़ाना ही उसका सर्वप्रमुख काम होगा। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी कम उम्र में एक सरकारी हाई स्कूल जो था यानी 10th तक स्कूल जो होते हैं, वहाँ पर जाकर शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। अपनी अद्भुत वक्तत्वता तथा शिक्षण शैली के कारण वे एक अच्छे और लोकप्रिय शिक्षक के रूप में विख्यात हो गए। शिक्षक भी बनना तो आसान है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, जो बच्चों के बिल्कुल हृदय में वास करे और उनको ऐसा पढ़ाए कि बच्चों को जन्म जन्मांतर तक उनकी सीख याद रहे। ठीक है, देखिए पढ़ाई के पाठ हम भूल जाते हैं, है ना, वो हमारे दिमाग से कभी कभी विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छी सीख हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, जीवन उपयोगी ज्ञान है, वो हमेशा यहाँ पर स्थायी रहता है। ठीक है, तो इनकी जो पढ़ाने की कला थी और जो उनकी शैली थी, उसके कारण ये एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में विख्यात हो गए। यानी बच्चे इनकी पढ़ाई, इनके पढ़ाने के तरीके को बहुत पसंद करने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। मालवीय जी ने भारतीय समाज की गरीबी को समीप से देखा था। हिंदी में एक कहावत है, जाके पैर ना फटी विबाई, ओ का जाने पीर पराई। जिसने खुद गरीबी देखी है तो वो गरीबी को बहुत नज़दीक से देखने के बाद बहुत सूक्ष्मता से जान सकता है कि गरीबी क्या होती है। किसी अमीर का गरीबी पर लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन जब तक हमने उस चीज़ को जिया नहीं है तब तक हम समझ नहीं सकते कि इस चीज़ में क्या मुसीबत आई होगी। लेकिन इनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने गरीबी को बहुत समीप से देखा था। ये समझते थे कि किसी गरीब के जीवन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। आरंभ से ही उनका मन समाज सेवा की भावना भर गई थी। उनके मन में उनका जीवन लक्ष्य एक बन गया था कि भाई मुझे तो समाज सेवा करनी है।
वे लोगों की सहायता विभिन्न प्रकार से करते थे, यानी लोगों की सहायता करने के अवसर इन्हें मिलते थे तो ये उसे छोड़ते नहीं थे, बस कैसे भी करके लोगों की मदद ये करना चाहते थे। उनका दृढ़ मत था कि भारत में गरीबी तभी दूर हो सकती है जब वहाँ की जनता शिक्षित और प्रबुद्ध हो, यानी जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता जाएगा, यानी पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो पढ़ेगा लिखेगा अगर व्यक्ति नहीं तो उसकी सोच विचार का स्तर कैसे ऊंचा होगा, वो अपने लिए अच्छा या बुरे का भाव कैसे लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या थी? शिक्षित होना। तो वो चाहते थे कि भारत में हर एक व्यक्ति शिक्षा को जन्मसिद्ध अधिकार माने, हर व्यक्ति शिक्षित हो, कोई अनपढ़ निरक्षर यहाँ पर ना हो, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा वो प्रबुद्ध होगा, साथ ही साथ उसका अपना शासन हो, यानी कि वो दूसरों के अंडर में ना रहे, गुलाम बन के ना रहे, उसका अपना शासन हो, उसका अपना प्रभुत्व हो हर एक चीज़ में। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का ही एक अंग मानते थे। जैसे धर्म है, हमें बचपन से धर्म नहीं सिखाया जाता, हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं, जो हमारा परिवार जिस धर्म का पालन करता है, हम स्वतः ही उसे सीखते जाते हैं। हिंदू हिंदू जैसा सीख जाता है, मुस्लिम मुस्लिम जैसा, क्रिश्चियन अपने जैसा सीख जाता है। तो वो चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती, वो हम बचपन से ही देखते देखते सीख जाते हैं। तो हमें कभी बताना नहीं पड़ता कि बेटा धर्म क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मालवीय जी क्या कहते थे कि जैसे हम धर्म को नहीं सिखाना पड़ता, ऐसे ही हृदय में देशभक्ति का जज्बा जगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हमारे हृदय में होना चाहिए। तो देशभक्ति को धर्म का ही एक अंग मानते थे। जैसे धर्म को हम मानते हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति का भाव भी होना चाहिए। वे धार्मिक संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना, तुम ये मैं वो, इन सब चीज़ों के वो घोर विरोधी थे। वे आपस में मिलजुल कर रहने पर ही बल दिया करते थे। सांप्रदायिकता मतलब हर एक संप्रदाय का सम्मान करने जैसी चीज़ें वो मानते थे। धर्म और संप्रदाय के नाम पर लड़ना झगड़ना, ताने मारना, गलत काम करने के वे घोर विरोधी थे, मतलब वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देश की प्रगति एवं उत्थान के लिए सर्वस्व त्याग और समर्पण की भावना के पोषक थे, यानी वो हमेशा एक ही चीज सोचते थे कि देश की प्रगति और देश का उत्थान यानी देश का विकास तभी हो सकता है जब हम सब कुछ त्याग देने की भावना रखें, समर्पण की भावना देश के लिए रखें। ये नहीं कि जब देश को ज़रूरत पड़ी हम चुपचाप छुप के घर में बैठ जाएं कि नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोग अपनी जान देते रहो, सैनिक अपनी जान देते रहें, मैं तो भाई अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, मैं तो घर में रहूँगा। ऐसी भावना ना हो, हर व्यक्ति के दिलों में जज्बा हो अपनी मातृभूमि को बचाने का। ठीक है। सन 1902 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में असेंबली के चुनाव में मालवीय जी सदस्य निर्वाचित हुए। अब धीरे धीरे इनका कदम राजनीति की तरफ भी बढ़ रहा था। अपनी सूझबूझ, लगन और निष्ठा के कारण यहाँ पर भी उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। जैसे एक शिक्षक के रूप में वो बहुत उत्कृष्ट शिक्षक बन गए थे, वैसे ही जब वो थोड़ा राजनीति में आए तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला और बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए थे। सन 1910 से 1920 तक वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी रहे। 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहाँ पर जहाँ बहुत सारे देश आए हुए थे वहाँ इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। यहाँ उन्होंने खुलकर भारतीय पक्ष को सम्मेलन में प्रस्तुत किया, मतलब एक इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते गर्व से इन्होंने अपनी बात वहाँ पर स्टेज पर रखी थी। उन्होंने सम्मेलन में सांप्रदायिकता का विरोध किया और सामाजिक सद्भाव और समरसता पर जोर दिया, यानी एक ऐसा मंच जिसमें कई देश इनको सुन रहे हैं, लोग नहीं देशों के लोग उनको सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात थी। वहाँ पर उन्होंने मंच से सामाजिक सद्भाव यानी आपस में मिलजुल कर रहने के लिए समरसता की बात करी कि सब मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे की सहायता करिए, मदद करिए, लड़ना झगड़ना, हमला करना, आक्रमण करना ये सब छोड़ दीजिए, धर्म और जातियों के नाम पर लड़ना छोड़ दीजिए। तो ये वहाँ पर पब्लिक स्टेज पर इन्होंने ये बात वहाँ से अपनी कही थी। ठीक है।
मालवीय जी देश से निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रसार की को उन्नति करने के लिए आधारशिला के रूप में मानते थे। यानी एक देश की बेस फाउंडेशन किसे मानते थे? निरक्षरता दूर हो जाए और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता जाए, हर एक बच्चा शिक्षित हो, हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, हर एक महिला शिक्षित हो। जब ये तीन लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, देश का युवा, देश का बच्चा और देश की महिला, अपने आप भारत का विकास हो जाएगा। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मदन मोहन मालवीय थे वो स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि स्त्री परिवार की धुरी होती है, पूरा परिवार उसी का सेंटर आउट होता है ना, वो सेंटर में होती है और पूरा परिवार उसके आगे पीछे चलता रहता है। अगर घर में महिला यानी कि माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, अपने पति को जीवन का सही गलत का ज्ञान कराएगी। सही गलत का ज्ञान कराने के साथ साथ क्या अच्छा है क्या बुरा ये निर्णय जब घर में होगा तो व्यक्ति बाहर जाकर कुछ बुरा कभी करेगा ही नहीं। तो घर की जो महिला होती है वो एक परिवार को चलाने के लिए एक धुरी यानी एक्सेस का काम करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपकी मम्मी आपके घर का कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर मम्मी एक दिन के लिए भी यहाँ वहाँ हो जाए तो आप पापा सबके हाल बेहाल हो जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि मम्मी सेंटर ऑफ द फैमिली होती हैं, है ना। तो महिलाओं की शिक्षा, और आपने ये भी देखा होगा कि आपकी मम्मियों में से कई बच्चों की मम्मियाँ वर्किंग होंगी, कई बच्चों की मम्मियाँ बहुत अच्छे से अपना घर परिवार संभाल रही होंगी। तो वो एक्टिवली जो आप देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो एजुकेटेड हैं। आप देखते हैं कि वो आपकी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हैं, पापा के साथ बिजनेस में भी मदद कर रही हैं, वो खुद भी जॉब कर रही हैं, घर परिवार को कितने अच्छे से मैनेज कर रही हैं। तो ये सब वो क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि वो शिक्षित हैं। अगर कहीं पर भी उनकी शिक्षा में कमी होती तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं अशिक्षित होती है वो अपना परिवार नहीं संभाल पाती, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा में, उनके निर्णय लेने में उनका हाथ नहीं होता, है ना। तो मम्मियों का एजुकेटेड होना यानी महिलाओं का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी ये मानते थे। शिक्षा संबंधी अपनी धारणा को साकार करने के लिए इन्होंने एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसकी योजना बनाई। अब इसके लिए उन्होंने देशवासियों से धन मांगा। भाई हमने पढ़ा है कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और कोई एक व्यक्ति अकेला अपने पैसे से कोई विश्वविद्यालय का निर्माण तो नहीं कर सकता। उसके लिए कलेक्शन यानी कि चंदा या धन देना लोगों को आवश्यक था। तो अब इन्होंने जो विश्वविद्यालय स्थापना की योजना बनाई तो अब इनको धन चाहिए था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने इस पुण्य कार्य में सहयोग भी किया था। तात्कालीन काशी नरेश ने विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धन और भूमि दे दी। तात्कालीन काशी नरेश यानी उस समय काशी में जो राजा राज्य करते थे, उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए धन तो दिया ही दिया, साथ में भूमि भी वहां पर उनको दे दी। अपनी ईमानदारी, लगन एवं परिश्रम के कारण उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिल गई, यानी कि वो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी थी वो भी बन गई। 1918 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय आज भारत के विश्वविद्यालयों में प्रमुख है। आपने भी इस विश्वविद्यालय का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, इसका नाम सुना होगा। जितने विषयों के अध्ययन की यहाँ पर व्यवस्था है उतनी एक साथ शायद ही कहीं हो। यानी आज भी एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट एक ही विश्वविद्यालय में अगर कहीं पढ़ाए जाते हैं तो उसका नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी आज भी फेमस है। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे, यानी वो अन्य भाषाओं को भी महत्व देते थे, लेकिन वो चाहते थे कि भारत जैसे देश में जहाँ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है तो वहाँ पर उसका निरंतर उत्तरोत्तर विकास होता रहे। उनका मानना था कि हिंदी ज्ञान के देश की उन्नति के बिना संभव नहीं है। जब तक हिंदी का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास होना भी संभव नहीं है। पूरे जीवन अथक परिश्रम करने वाला भारत माँ का यह सपूत 1946 में सदा के लिए सो गया। यानी स्वतंत्रता हमें कब मिली थी? 1947 में, यानी 1947 में। उसके एक वर्ष पहले ही ये भारत को आज़ाद कराने के लिए, यहाँ की चीज़ों के लिए इतना घनघोर युद्ध करते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, लेकिन ये भारत की आज़ादी को नहीं देख पाए। उसके एक वर्ष पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी कीर्ति के रूप में मालवीय जी भारतीयों के मन में आज भी जीवित हैं और ये पाठ पढ़ना, मेरा आपको समझाना, आपका ये पाठ पढ़ना इसी बात का सबूत है कि ये हमारे मन में आज भी जीवित हैं। ठीक है,
क्योंकि हम इनके महान जो कार्य हमारे लिए करके गए हैं उससे आज भी हम इन्हें दिल से, हृदय से याद करते हैं और आदर और सम्मान देते हैं। अगले जो हमारे इस पाठ में शिक्षाविद हैं उनका नाम है सर सैयद अहमद खां। जानते हैं कौन थे ये? सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली के एक समृद्ध व प्रतिष्ठित परिवार में 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुआ था। 17 अक्टूबर 1817। इनके पिता का नाम मीर मुक्तकी और माता का नाम मीर अजीजुन्नुसा बेगम था। इनकी शिक्षा अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के द्वारा हुई थी। चूंकि मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था इसलिए अरबी, फारसी तो आना लाजिमी था, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का भी बहुत विशेष ज्ञान ये रखते थे। इन्होंने ज्योतिष समझते हैं ना आप, जिसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में पता लगाया जाता है, ज्योतिष, तैराकी यानी कि स्विमिंग, निशानेबाजी का भी अभ्यास किया था। इन सारी चीजों में ये एक्सपर्ट थे। सैयद अहमद खां पहले मुगल दरबार में नौकरी किया करते थे। बाद में मुगल दरबार को छोड़कर वे अंग्रेजों की नौकरी करने लगे। विभिन्न पदों पर रहते हुए सन 1876 में बनारस के स्मॉल काज कोर्ट के जज पद से सेवानिवृत्त हुए। यानी उस समय वो जब सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए तो वो कहाँ पर जज थे? बनारस के स्मॉल काज कोर्ट जो था वहाँ पर, उसमें वो जज के पद से रिटायर हुए थे। अंग्रेजों ने इनकी सेवा और निष्ठा को देखते हुए इन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। यानी जो आज आप मैडम और सर संबोधन देते हैं ना, तो मैडम तो ठीक है, लेकिन जो सर है ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। और अंग्रेज जब किसी व्यक्ति को विशिष्ट सम्मान दिया करते थे तब इस सर शब्द का प्रयोग करते थे, और तब से लेके आज तक हम अपने बहुत विद्वान गुणी व्यक्ति को सर शब्द की उपमा देने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से जाना कि उन्हें सर की उपाधि किस प्रकार मिली। यानी शुरुआत में जो सैयद अहमद खां हैं, अब जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो सर सैयद अहमद खां हो गए हैं। अहमद साहब मितव्ययी थे। मितव्ययी क्या होता है? एक होता है अपव्ययी, ठीक है, अपव्ययी यानी अनाप शनाप खर्च करने वाला, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, लेकिन ये मितव्ययी थे। मितव्ययी और कंजूस में अंतर होता है। कंजूस किसी भी चीज़ में खर्च नहीं करता, लेकिन मितव्ययी सोच समझ के खर्च करता है। जहाँ ज़रूरत है बिल्कुल खर्च करेगा, नहीं ज़रूरत है तो वो 1 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे। तो मितव्ययी थे यानी सोच समझ कर पैसा खर्च किया करते थे। वे अपने वेतन का अधिकांश भाग अपनी माँ के पास भेज देते थे। वेतन यानी कि सैलरी, जो हमें पारिश्रमिक मिलता है किसी काम को करने के बाद, वो वेतन कहलाता है। और जो अपना अधिकांश भाग, मान के चलिए उस समय 10,000 20,000 जितना भी रुपए इनको मिलते थे, तो थोड़ा अपनी ज़रूरत के लिए बचा के बाकी पूरा अमाउंट अपनी मम्मी को, माँ को भेज देते थे ताकि परिवार का खर्च चलता रहे। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पास से देखा था। यानी पहले जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय ये काफ़ी एक्टिव रोल में थे उस समय। और इस पर एक पुस्तक असबाबे बगावते हिंद नाम की, यानी भारतीय विद्रोह के कारण, उर्दू में अगर हम देखें तो असबाबे बगावते हिंद, कितना वजनदार सा नाम लग रहा है। और अगर हम हिंदी में उसको देखें तो भारतीय विद्रोह के कारण क्या थे उस पर लिखकर बताया है इन्होंने। उस पुस्तक में लिखा है कि इस विद्रोह के कारण क्या थे, क्यों हमने अंग्रेजों का विद्रोह किया, क्यों हम भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए जागरूक हो गए, वो इसमें सारा का सारा दिया हुआ है। उनकी दृष्टि में विद्रोह का मूल कारण भारतीयों को कानून बनाने से दूर रखना था। यानी भारत देश में आप हमारे राज कर रहे हो, हम पर आप राज कर रहे हो, जो कानून आप बना रहे हो उसमें आप हमारी सहमति तक नहीं ले रहे हो, आप हमसे पूछ तक नहीं रहे हो, बस आपने कोई भी कानून बना दिया, आपने मीन्स अंग्रेजों ने, और हम भारतीयों को बस उसे फॉलो करना है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात थी। तो इसी के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। वे एक विचारक यानी थिंकर जिसे हम कहते हैं, और चिंतक थे। चिंतक यानी कि बहुत सोचने वाले, देश के बारे में बहुत गहन अध्ययन करने वाले, हर एक बात को बहुत सूक्ष्मता से सोचने वाले। तो विचारक और वे एक चिंतक थे। उन्होंने देखा कि भारतीय मुस्लिम समाज दिशा निर्देश के अभाव में निरंतर पिछड़ता जा रहा है। यानी मुस्लिम हैं जो उस समय अल्पसंख्यक होते जा रहे थे, ज़रूरी दिशा निर्देश के ना होने के कारण वे पिछड़ते जा रहे थे।
वे इस्लाम धर्मानुयायियों में बौद्धिक चेतना प्रदान कर उन्हें नई दिशा देना चाहते थे। यानी इस्लाम धर्म के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, भारत के लिए तो किया ही किया, साथ में इस्लाम धर्म को दिशा निर्देश देना, उनकी स्थिति को ऊपर लेकर आना, उनका विकास करने में भी इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। बौद्धिक चेतना यानी पहले तो उनकी शिक्षा बढ़ाना और शिक्षा के साथ उनके चिंतन के स्तर को, थिंकिंग लेवल को बहुत हाई करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने तहजीबुल अखलाक नामक एक पत्रिका भी निकाली और उस पत्रिका में वो ऐसे संदेश, ऐसे मैसेजेस भेजते थे जिससे लोगों को बौद्धिक चेतना का जो स्तर है वो ऊपर आ जाए, लोग अपने बारे में सोचने लगें। उनका कहना था कि धर्मशास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विषयों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। यानी उस समय जो ट्रेडिशनल ज्ञान हम प्राप्त कर रहे थे उसके साथ साथ विज्ञान का ज्ञान, क्योंकि विज्ञान एक तर्क पर आधारित विषय है, तो विज्ञान का साथ ही साथ जो आधुनिक विषय चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे आज के समय में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कौन सा आधुनिक विषय पढ़ रहे हैं, तो आप एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो आधुनिक विषय था, विज्ञान आदि था, उसका चलन उतना नहीं होने के कारण ये उस चीज़ के फेवर में थे कि ये सब चीज़ों का ज्ञान भी लोगों को मिलना चाहिए। सिर्फ वही ट्रेडिशनल ज्ञान, दर्शन, धर्म, इन्हीं के बारे में ना पढ़कर इन सारी चीज़ों का विकास भी होना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने उस समय प्रचलित पारंपरिक शिक्षा नीति का विरोध किया। जो ट्रेडिशनली एजुकेशन चली आ रही थी उस समय, उसका इन्होंने विरोध किया कि भाई ये तो ठीक है, ये जो मिल रही है ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नया भी इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। विज्ञान विषय ऐड करना, फिजिक्स ऐड करना, नई नई चीज़ों की जानकारी, अनुसंधान, खोज आदि को उन्होंने यहाँ पर शामिल करने की बात की और उस समय की जो शिक्षा नीति थी, पारंपरिक ट्रेडिशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विरोध किया। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र की बौद्धिक चेतना को उजागर करना और उसके व्यक्तित्व को निखारना है। तो व्यक्तित्व को निखारने के लिए, व्यक्ति के चिंतन स्तर को बढ़ाने, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सिर्फ क्या कुछ ट्रेडिशनल विषय पढ़ना आवश्यक है। जितना ज़्यादा बच्चा विषय पढ़ेगा, जितना ज़्यादा नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेगा, जानकारी हासिल करेगा, उतना ही उसका दिमाग का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। आप इसी समय में जी रहे हैं जब मैं ये जो बातें कर रही हूँ, आप ये सारी चीज़ें इस समय फॉलो कर रहे हैं। तो गर्व से महसूस कीजिए कि ये सब चीज़ें अगर बदली नहीं होती तो आज आप भी किसी पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा हासिल कर रहे होते, स्लेट और बत्ती पर पढ़ रहे होते। लेकिन आज आप देखिए कि कितनी अच्छी सुविधाएं आपको मिल गई हैं। एआई के ज़माने में आप यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। शिक्षा के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने अनेक संस्थाएं खोली। संस्थाएं मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले वहाँ पर उन्होंने। इनमें मुरादाबाद में एक फारसी मदरसा, साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में आदि यहाँ पर इन्होंने खोली थी, जो बहुत स्पेशल हैं, बहुत प्रमुख हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें? एक फारसी मदरसा, साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर और साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में जो उन्होंने खोली, ये बहुत स्पेशल है। यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया था बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। यानी मुस्लिम समाज को, मुस्लिम नवयुवकों को, बच्चों को आगे लाने के लिए इन्होंने एक इस कॉन्फ्रेंस यानी कि इसका भी इंस्टीट्यूट बनाया था। क्या नाम था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सन 1873 में एक अन्य समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना करना था। इस कॉलेज के लिए समाज के सभी वर्गों ने चंदा किया, चंदा यानी कलेक्शन किया, और उसके बाद वहां पर विकास कार्य किए गए। इस प्रकार 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। किसकी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? अलीगढ़ में। यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से, जो आज भी है, आज भी उतना ही प्रसिद्ध है, के नाम से विकसित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो आज भी आप जाना माना नाम है। अगर आप एक सर्च करेंगे तो ढेरों जानकारी वहाँ की निकल आएगी। आप भारतीय समाज के लिए सर सैयद अहमद खां की ये एक अमूल्य देन है। ठीक है, ये इस तरीके के कॉलेज बनाना, लोगों की शिक्षा के लिए जागरूक करना उनको, ये सब उनकी अनमोल देन में माना जाता है।
मुक्त विचारों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांप्रदायिक सौहार्द के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता था। मुक्त विचार यानी उनके विचार यहाँ पढ़ते पढ़ते आप ये ना सोचें कि नहीं उन्होंने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया, उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बराबर से अपना योगदान इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए दिया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी ये तार्किक बात करते थे, विज्ञान विषय के लिए अनिवार्य मानते थे बच्चों को पढ़ना, साथ ही साथ हर चीज का एक तर्क ढूंढते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, ऐसा नहीं बस जो चला आ रहा है परंपरागत रूप से उसी को मानते चले जाएं। क्यों क्या जैसे प्रश्न हर बात में दिमाग पर आना और उसका कारण जानना, कारण ढूंढना वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है, लॉजिक ढूंढना उस चीज का। सांप्रदायिक सौहार्द यानी सभी के मिलजुल कर रहने के लिए, हर धर्म का सम्मान करने की बात ये किया करते थे। तो इनके इन विशिष्ट गुणों के कारण इनका हमेशा सम्मान होता था। अंग्रेज सरकार ने प्रसन्न होकर इन्हें नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया यानी KCSI की उपाधि तथा एडिनबरा विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की इन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया। जैसे डॉक्टरेट होता है ना, PhD, तो उसी प्रकार डॉक्टर ऑफ लॉ इन्हें की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। 25 मार्च सन 1998 को इस महान शिक्षाविद का निधन हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों का जाना मुझे लगता है हमेशा एक बहुत बड़ी क्षति के समान होता है हम सब के लिए, कि जो ऐसे व्यक्ति अगर कुछ और समय जीवित रहते तो जाने और क्या क्या भला वो हमारा कर गए होते। तो इस प्रकार भारत के दो महान शिक्षाविदों के बारे में आज हमने जाना, पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरे सर सैयद अहमद खां। क्यों इनके नाम के पहले सैयद सर शब्द का प्रयोग किया गया, ये सब हमने अब जान लिया है। अगले हमारे जो भी अपकमिंग वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तब तक आप इसकी जो सूक्ष्म बातें हैं उनको रेखांकित कर करके आप लोग एक काम किया करो, जब आप मेरा ये वीडियो देखते हो ना तो आप पेंसिल अपने हाथ में रखा करो, पेन पेंसिल जो आप जिससे भी आप लिखते हो, और अंडरलाइन करते जाया करो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको लगते हैं कि ये बहुत काम की बात है तो अंडरलाइन करते जाओ। अंडरलाइन करना और बाद में फिर उन अंडरलाइन लाइन्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी आपको इससे मदद मिलने वाली है। मैग्नेट ब्रेन्स वैसे भी आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है, सज्ज है आपके विकास के लिए। तो यहाँ पर कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक के हर एक विषय, हर एक बोर्ड के सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक क्लिक करके उसे खोज लेने की। तो सारे वीडियोस का लाभ लीजिए। CBSE इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे कि CUET, NTSC या फिर ओलंपियाड्स हों, स्पोकन इंग्लिश हो, सारे यहाँ पर भरमार पड़ी हुई है वीडियोज़ की। बस खोजिए, अपने काम का मोती चुन डालिए और उसे देख डालिए। भाई आपका तो विकास होना, आपका सर्वांगीण विकास होना तो यहाँ निश्चित है। मैं गारंटी ले रही हूँ कि आप कक्षा और परीक्षा दोनों में अपना प्रदर्शन शानदार करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई-बुक्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके उसे हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करने की बात तो मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे कमेंट तो कर ही रहे हैं, लाइक कर ही रहे हैं, शेयरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप भी हमारे साथ मानने लगे हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा है उस ज्ञान को बांटने की जो खुशी होती है ना, वो अद्भुत होती है कि आज हमने एक अच्छा काम किया। जैसे प्यासे को पानी पिलाकर पुण्य मिलता है, वैसे ही किसी व्यक्ति को ज्ञान देकर जो पुण्य मिलता है ना, उसका भी एक बार अनुभव कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक इस पाठ का पुनरावलोकन यानी कि रिवीजन ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मम्मी पापा की बात मानें और सबसे ज़रूरी है पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।